असलम का फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज ना अंकल, मैंने कौन सा उसको अगवा कर लूंगा, बीवी है वो मेरी। इसने रिक्वेस्ट की। ना बाबा ना, क्यों मुझे बड़ी जवानी में मरवाना है। उन्हें साफ इनकार किया। कौन सी जवानी, खुदा का खौफ करे अंकल। उसने उनके इन सफेद बालों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, दिल तो जवान होना चाहिए। उन्हें गड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज ना अंकल, मैं कह रहा हूँ ना कि उसे नहीं पता चलेगा, आप तो बात भी नहीं आएगी। उसे फिर से रिक्वेस्ट की। उसे कैसे पता नहीं चलेगा, उसने मुझे कच्चा चबा जाना है। जब उसे ये बात पता चलेगा कि वापसी की टिकट्स रिजर्व नहीं हुई, अंकल प्लीज आई वांट टू गो लॉन्ग ड्राइव विद हर, प्लीज ना आप मेरे लिए इतना नहीं काटते। उसने इल्तजा की। ओके बट वो सेफ रहनी चाहिए। उन्हें तनबी की। यस श्योर अंकल एंड थैंक यू सो मच, उसने खुश होते हुए कहा। यार तू एक काम करेगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम फजर की कजन को पिक कर लो कि एयरपोर्ट से। उसने अली को कॉल करते हुए कहा, तुम लोग ऐसा करो कि मुझे ड्राइवर की जगह जगह पर ही रख लो। उसको उठा लो, उसको उठा लो, पागल समझा हुआ है क्या, मैं नहीं जा रहा, खुद लेकर आओ। उसने कहते हुए कॉल कर दी और हाथ दी। फोन को की तरह मोबाइल देखता रह गया। वो दुल्हन बनी हजला अरूसी में बैठी हुई थी। अपने सारे जुमला हकूक हैदरी के नाम लिखवा दिए थे। किसी की अनचाही बीवी बनकर उसकी जिंदगी में शामिल होने की तकलीफ शायद जिस पर गुजरती है वही बेहतर जानता है। या अल्लाह प्लीज मेरी जिंदगी आसान कर दे। प्लीज मैंने सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया है। प्लीज मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। वह लजक कर रो रही थी या रोते हुए लड़ रही थी, उसका फर्क करना मुश्किल हो रहा था। नकाह होने तक उसने दिल से दुआ की थी, किसी मौजज़े की कि कोई मौजज़ा हो जाए और ये नकाह रुक जाए, मगर होना वही होता है जब मंजूर रब्बी होता है। उसका हैदरी की जिंदगी में शामिल होना लिखा हुआ था, सो वह मकसूद ठहरा। कितने बेआवाज आंसू उसकी आंखों से बहे थे। अभी वो अपने आप से जंग लड़ रही थी कि उसने दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज ने चौंकाया। उसने लजरती पलकों से उसको देखा और सर झुका लिया। उसे नहीं समझा रहा था कि अब क्या होगा और कौन सा नाकिरदा जुर्मों की सजा उसके हिस्से में आएगी। वो अंदर आया और उस पर कोई भी निगाह घर डाले बगैर अलमारी की तरफ बढ़ गया और स्लीपिंग सूट लिए हुए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिया। निधि की नजरों के आगे वो सारे लम्हे आए थे जब जब उसने अपने बाजू से पकड़कर तकलीफ दी थी। उसने शिद्दत से अपने हाथों की मुठ्ठियां बिछी। क्या ये मुझे फिर से तकलीफ देंगे? नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ। वैसे भी मुझे ऐसे बैठे देखकर कहीं गुस्सा ही ना करे, मैं कौन सी उनकी मनचाही बीवी हूँ। वो सोचते हुए अपना लहंगा संभालते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई। रेड और ग्रीन कलर के लहंगे में नफासत से किए गए मेकअप में वह गजब ढाड़ी थी। उसकी खूबसूरती दीदनी थी। जब भी तो बड़ी मामा उसकी बलाएं लेते हुए नहीं थक रहे थे। क्या कमी है मुझ में? क्या मैं इतनी बड़ी हूँ कि आप मुझे आंख उठाकर नहीं दे सकते? सोचते हुए उसने अपने कान का बुंदा उतारा था। अभी हाथ दूसरे बुंदे की तरफ बढ़ाया ही था कि उसने बाथरूम से निकलते उसकी आवाज आई। अब उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ था। उसने भी उसकी मौजूदगी का नोटिस न लेते हुए अपने दूसरे कान का बुंदा उतारा। हाथों की लज़त साफ बता रही थी कि वो उससे इतने करीब पीछे खड़े होने पर नर्वस हो रही है। उससे पहले ही कि वो हाथ बढ़ाकर अपने गले का नेकलेस उतारती, एदी के हाथों की हुक्मरानी उसकी गर्दन तक हो चुकी थी। उसके हाथों का लम्स अपने गर्दन पर महसूस करते उसने शिद्दत से आंखें बंद की थी। एक दुल्हन इतना सजती सवरती किसके लिए है? उसने सख्त लहजे में मिरर से उसके चेहरे पर नजरें गड़ते हुए कहा। वो आंखें बंद किए हुए उसके हाथों के लम्स पर आंसू बहा रही थी। मैंने कुछ पूछा है? अब उसने उसकी गर्दन को इसी हाथ से दबोचकर उसका रूह अपनी तरफ करते हुए कहा। शोहर के लिए उसने कमती हुई आवाज में कहा, तो मैं क्या हूँ तुम्हारा? उसने फिर से सवाल किया था। शोहर? तो क्या मैंने तुम्हें देख लिया था जो तुम ये सब कर रही हो? उसने एक झटके से उसके दुपट्टे को खींच कर फेंका था। दुपट्टे के साथ लगी हुई पेंट्स और उसके बाल दोनों में खचाव की जैसे उसे अच्छी खासी तकलीफ हुई थी। उसने अब डुबडुबाती हुई आंखों से बेयकीनी से देखा। बोल, या गूंगी हो गई हो? किसने हक दिया था कि मेरे देखे बगैर तुम अपना हुलिया बिगाड़ो? और फिर से दारा था। वो मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? हाँ, कौन है वो? उसने अगला सवाल दागा। क्या मतलब? उसे नासमझी से देखा। कौन है वो जिसके लिए आंसू बहा रही हो, जिसकी वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? उसने उसे बाजू से दबोचते हुए कहा। कोई नहीं, मैं तो उसने बस इसलिए इनकार कर रही थी कि आप ये रिश्ता नहीं चाहते थे। मैंने आपकी और बड़े मामा की बातें सुन ली थी। उसे रोते हुए अपनी सफाई दी। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? वो दारा था। बंद करो रोना, जहर लगती है मुझे ये आंसू बहाती हुई लड़कियां। हुलिया दुरुस्त करो अपना और बेड पर पहुंचो। उसने उसे झटके से छोड़ते हुए कहा। वह बुरी तरह से लजर कर जमीन बोझ रही थी। मुझे किशमिश के पास जाना है, उसे रोते हुए कहा। और वो जो बेड की तरफ बढ़ा था, उसकी फरमाइश सुनकर उसका पारा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा था। क्या बकवास किया तुमने? फिर से कहना। मैं बड़ी मामा को सब बता दूंगी। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। आपने मुझे हैंड पर भी हर्ट किया और यहाँ भी। उसे मुड़कर अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा।
हैदरी की नजर उसकी गर्दन पर पड़ी और फिर पलटना बोल गई। पीछे से गहरे गले और सफेद रंगत पर रेड कलर का उठाव। उसकी गर्दन तमक रही थी। उसका पल में दिल बेईमान हुआ था। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, उसने पलट कर फिर से कहा। मीठे मीठे हुए मेकअप में रोई रोई आंखें, उस पर दिलकश सरापा, वो डगमगा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो नाथों से गुड़िया बेकसूर थी। वह आहिस्ता आहिस्ता की तरफ कदम बढ़ा रहा था। बहक रहा था या नकाह की ताकत थी, वह समझ नहीं पा रहा था। देखिए, मैं बड़ी मामा को, उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में उठा लिया था और बेड पर लाकर बड़े आराम से लटाया था। क्या बड़ी मामा को? उस बार झुकते हुए पूछ रहा था। उसके नकोश में बहक रहा था। मैं बड़ी मामा को बता दूंगी। वो उसके होंठों पर झुका और अपना पुरहिद्दत लम्स छोड़ा था। क्या बताओगी? वो आपकी गर्दन पर झुका था। प्लीज छोड़े मुझे, मुझे किशमिश के पास सोना है, अपने रूम में जाना है। वो अपनी उखड़ती हुई सांसों को बहाल करते हुए बोले। सलाता हूँ तुम्हें मैं किशमिश के पास, अब यही तुम्हारा रूम है और सोया तुम मेरी बाहों में करोगी। अब उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी थी और वो अपना आप छुड़वाने की नाकाम कोशिश में हलकान हो रहे थे। वो एयरपोर्ट से निकल आई थी, मगर फजर की भेजी की तस्वीर वाला इंसान उसे कहीं भी नहीं दिखा था। उससे तो अच्छा होता मैं खुद ही टैक्सी लेकर चली जाती। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए सोचा। हाय, उसे अपने पीछे से आवाज आई। अमित शाल शाह है ना? आई एम हादी, फजर का भाई, उसने आते आगे करते हुए कहा। उसने हाथ मिलाते हुए कहा। उसका सरसरी सा जायजा लिया, उसके आगे चलने लगी। रूट, उसने मिनट से पहले ही हताब दिया था। एक्चुअली फजर को काम था, इसलिए उसने मुझे भेजा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। मैं जानती हूँ, उसने अपने मोबाइल से हैंड फोन अटैच करते हुए कहा। आपका सफर कैसा रहा? उसने अगला सवाल पूछा। यस जसिका, आई एम इन लाहौर, या इट वॉज गुड। उसने किसी को काल मिलाई, उससे बात करने लगे। मतलब हादी को उसके सवाल समेत इग्नोर किया और फिर वह पूरे रास्ता इस जसिका नामी बिला से बातें करती रही। गाड़ी घर में रुकते ही वो गाड़ी से उतरी और अंदर चले गए, बगैर उसे थैंक्स किए, बगैर अपना सामान लिया। अब हादी को मस्जिद घुसाया था। उसका सामान लेकर जब अंदर बढ़ा तो वो अनाबी से मिल रहे थे। उसने भी उन्हें सलाम किया और उनसे प्यार लिया। कैसी हो हादी बेटा, आओ। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। नहीं अनाबी, मुझे मीटिंग पर जाना है, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा, इजाजत दे। वो कहता हुआ वापसी के लिए मुड़ा। ठीक है बेटा, उन्हें उसका इशारा थपथपाते हुए कहा। सॉरी बेटा, मैं और फजर तुम्हें पिक करने नहीं आ सके। नबी ने कहा। कोई बात नहीं है नबी, उसने उससे पलटते हुए कहा। नबी, आपको हक करके मामा वाली खुशबू आ रही है, उसने बड़ाई हुई आवाज में कहा। बेटा रोते नहीं है, उन्हें पढ़कर बख्शा करो, सब रिश्ते दायमी होते हैं और रब की तरफ हम सब ने एक ना एक दिन लौट कर जाना है। मामा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, पापा का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुद जिंदा लाश बन गई हूँ, बस कब्र में उतारना रह गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता नबी, मेरा दिल ही नहीं लगता, ना किसी एक्टिविटी में, ना दोस्तों में, ना नमाज में, ना मौसीकी में, ना शोर में, ना तन्हाई में। उसने रोते हुए कहा। इंसान खुद अपने अंदर बहुत बड़ी कब्र है, जिसे कभी कभी ना तो किसी साज रिंदे के साज की जरूरत पड़ती है और ना किसी फूल की खुशबू की, ना किसी दुख की जरूरत में मिले ख्वाब की। फना सैराब जिंदगी, अजाब, दुख, दर्द, सब अजालू से अपनी जंगे लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। बहल जाना कभी मुमकिन होता है, कभी नहीं। बिखरने से सिमटने तक का सफर बंदे और रब के दरमियान वाले मामले में था, है और रहेगा। अनाबिन ने किसी गहरी सोच में डूबते हुए कहा। मेरी जान, हम वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, खुद को वक्त दो। उन्हें उसके आंसू साफ करते हुए कहा। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। मैंने भी कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी हुई है। उन्हें तो फ्रेश होने के लिए भेजा था। ये किस मिस एटीट्यूड को तुमने मुझे लेने भेज दिया था? उसने शाह हाउस से निकलते ही फज्जो को कॉल की थी। हा, क्यों, क्या हुआ? वो मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन को लास्ट टाइम चेक कर रही थी जब से हादी की कॉल आई। हा की बच्ची, इतना एटीट्यूड तुम्हारी मिस मिशाल काजम में था। उफ, इतनी इंसल्ट कभी नहीं फील हुई। वो गहरे सदमे में था। यार हादी भाई, उसकी नेचर ही ऐसी है, वो थोड़ा शर्मीली टाइप है, कम ही घुलती मिलती है किसी से और कम ही दोस्त बनाती है, बस मतलब की बात तक हेलो हाय रखती है। उसने उसके नॉलेज में इजाफा किया। वेट, अभी तुमने क्या कहा? उसने शोख लहजे में पूछा। क्या क्या कहा मैंने? उसने ना समझी से कहा। यार अभी तुमने कहा कि वो शर्मीली टाइप है और हमारा अली वो भी तो ऐसा ही है ना? उसने कहका लगाते हुए कहा। तो क्या मतलब? उसने हैरान होते हुए कहा। क्या मतलब? मेरा दोस्त सिंगल घूम रहा है यार पिछले 7 जन्मों से, अब उसकी रूह के सुकून के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसने चाहते हुए कहा। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो बच्ची है अभी, और वैसे भी वो बहुत सिंपल है, चुप चुप रहती है। वो उसे बहुत सब बातों में ना इस्तेमाल करें, बहुत इनोसेंट है वो, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। उसने से डरते हुए कहा। मेरा या भी बहुत मासूम है, उसे भी सब बातों का नहीं पता। यकीन करो, जो उसने कभी सिगरेट भी पी हो, मगर अब जो मैं उसकी दुर्गत बनाने वाला हूँ ना, उसकी सोच कर ही मुझे हंसी आ रही है। मुझे तो भाई मिशी बहुत पसंद आई है एजा भाभी। उसने अपनी खुशी का खुलकर इजहार किया था। खुदा का खौफ करो हादी, उसे फिर से डपटा। व्हाट? खुदा का खौफ? तुमने वो नहीं सुना?
रब ने मलाई जोड़ी, एक शर्मीला एक शर्मीली, उसे मुस्कुराते हुए कहा, और वो आंधा और दो कोड़ी होती हैं शायद। उसे उसके जुमले की तस्हीह की थी, पर हमारे पास शर्मीला शर्मीली अवेलेबल है, उसने सारे दांत निकालते हुए कहा और फोन बंद कर दिया और आगे की प्लानिंग सोचने लगा। एक हादी और एक हादी की शैतानी दिमाग की प्लानिंग, तो बेचारे अली के बुरे दिन शुरू। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे साथ ना पाकर अपनी नींद से बड़ी हुई आंखों को खोलकर नजरें पूरे कमरे में दौड़ाई। वो सामने सोफे पर उसकी शर्ट पहने बैठी हुई घुट्टों में सर दिए रो रहे थे। हैदरी के माथे पर बल पड़े। उसको ऐसा देखकर, किस चीज का शौक बना रही हो अब? वो उठकर उसके पास आया था, वो बाजू से दबोच कर उसे खड़ा किया था। इस अचानक हलचल के लिए कहाँ तैयार थी वो? पहले फौरन से पहले उसके नंगे सीने से आ लगे, और वो जो बगैर शर्ट के उसके सामने खड़ा था, अपनी इतनी प्यारी सुबह उसके आंसू से हराबत हुए देखकर दिल कर रहा था कि गला दबा दे इस बेवकूफ लड़की का। किसी चीज का नहीं। उसे उसके सीने से अलग होते हुए कहा, तो ये तस्वीर किस खुशी में बाहर रही हो? क्या कोई कमी रह गई थी मुझसे? उसे जोमैनी अंदाज में कहा, मुझे कुछ कहना है। उसने हिम्मत करते हुए अपने आंसू साफ करते हुए कहा, बोलो। उसको गहरी नजर से देख रहा था, आंसू से धुला हुआ चेहरा, लाल आंखें उसे फिर से कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे तलाक चिट्टा। उसके लफ्ज पूरे होने से पहले उसके मुंह पर पूरी शिद्दत से थप्पड़ पड़ा था उसने, और उसके मुंह को दबोचा था। उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हुई थी। इतना मान, इतना प्यार इसलिए दिया था तुम्हें कि तुम सुबह उठ कर मुझसे ये सब बकवास करो? हाँ, हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी? उसने डांटते हुए कहा। मैं ही बेवकूफ था जो ये सोचकर तुम्हें हर मान बख्शा, अपनी रूह का हिस्सा बनाया कि इस सब में तुम्हारा क्या कसूर था, तुम्हें क्यों सजा मिले किसी भी नाकर्दा जुर्म की। मगर नहीं, तुम इसी काबिल ही नहीं हो। उसे उसके मुंह पर मजीद दबाव रहा था, जिसे उसके जबड़े ही तोड़ देगा, जैसे उसके जबड़े ही तोड़ देगा। अब मेरे साथ जबरदस्ती? वह गुटी गुटी आवाज में बामुश्किल लफ्ज निकाल पाए थे। क्या जबरदस्ती? हाँ, तुमसे निकाह हुआ है, बीवी हो मेरी, हर हक बनता है तुम पर मेरा। जब चाहूँ अपनी रूह की तस्कीन के लिए तुम्हें अपनी रूह का हिस्सा बना सकता हूँ। क्या जबरदस्ती? हाँ, इस बात के लिए तुम यहाँ बैठी हुई शौक बना रही हो, और मुझसे शादी की पहली सुबह तलाक? तू फै तुम्हारी बेवकूफ़ी पर, किस अजाब में डाल दिया मुझे मम्मा आपने। उसे झटके से छोड़ा था और वो लहराकर सोफे पर गिरे थे। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, 2 मिनट से पहले चेंज करके आओ। वो गुस्से से घुराया था। फजर, अजलान ऑलरेडी ना? मलक साहब ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया था। जी अंकल, सब सेट है, बस निकलने लगे थे, अजलान ने बताया। चलो गुड, बेस्ट ऑफ लक, उन्होंने थंब से इशारा करते हुए कहा, और वो दोनों ऑफिस से निकल रहे थे। ऑफिस की गाड़ी उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही थी। उसने गाड़ी में बैठ के अनाबी को कॉल की। अनाबी, मैं जा रही हूँ। जी जी, खा लिया था। आप मेडिसिन ले लेना यहाँ से। जी ठीक है। जी, आप बाबा को देख लेना। अच्छा, मिशी आ गई है? नहीं, अब आकर बात करूंगी। ओके बाय। उसने कॉल काट दी थी और अब वो इस्लाम को नजर से डिस्टर्ब हो रही थी, जो उसे बात करते हुए भी मसलसल घूर रहा था। रॉयल ब्लू फ्रॉक के ऊपर गोल्डन काम हुआ था और बालों को नीचे से कर्ल्स डाल के खुला छोड़ा हुआ था, साथ में सैंडल्स और हाथों में ब्लू कलर की चूड़ियां, लाइट सा मेकअप, होंठों पर लाइट सा लिप ग्लो और इस पर शहरा के पास तिल। उसके बात करने के दौरान उसका हल्का से मुस्कुराने पर कुछ पल के लिए गहरा होता हुआ डिम्पल उसका ईमान डगमगाने के लिए काफी था। बेशक वो खूबसूरती की मिसाल आप थी। क्या मसला है? वो आप उसकी नजर से बुरी तरह से चिड़ी थे, तुम्हें पता है। उसे उसकी टोर में जवाब दिया और उसे इसकी बात पर तब चढ़ी थी। आप प्लीज गाड़ी तेज चलाएंगे, फ्लैट निकल जाएगी ऐसे हमारी। उसने बेजार होते हुए ड्राइवर से कहा। जी मैडम। ड्राइवर ने ताबादारी से दिखाई थी। एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर मीटिंग हॉल तक उसे अपनी नजरों के हसा में लिए हुए था, और वो उसका दिल चाह रहा था कि अच्छी हासिल सुना दे उसको। उसे पहले तो उसने कभी इतना ठड़कपन नहीं दिखाया था। ड्राइवर का फौजों को गुस्सा आ रहा था। अरहम, मैंने कुछ प्लान किया है, अगर तुम एग्री हो तो इस पर अमल करके तुम हमेशा हमेशा के लिए फजो को अपना बना सकते हो। वाह पापा, अगर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो सकती है तो मैं उसके लिए हर हद तक जा सकता हूँ, अरहम ने खुश होते हुए कहा। वो अब काफी हद तक बेहतर था और उसे घर शिफ्ट कर दिया गया था। मगर बेटा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होना चाहिए, अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं करोगे, और अगर ऐसा किया तो बाबे मुझे कुछ मत कहना, उनने तनबीह की थी। नहीं पापा, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, आप प्लान बताएं, उसने हामी बढ़ते हुए कहा। मगर अहरम, इस सारे प्लान का मेन काम यह है कि तुम्हें फजो को एतमाद में लेना होगा। जब वो तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेगी ना, तभी हमारा प्लान मुकम्मल होगा, उनने कुछ सोचते हुए कहा। आप बेफिक्र हो जाए पापा, वो बेवकूफ लड़की, उसको अपने एतमाद में लेना मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसने चुटकियों में मसला हल किया था। तो बस फिर ठीक है, 2 दिन बाद तुम्हें मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दिलवा कर ही रहूंगा, बस 2 दिन। वैसे भी कलेजा अभी तक ठंडा नहीं हुआ मेरा, इतनी आग लगाकर भी सुकून नहीं आया था मुझे। मैंने कहा था ना आयशा
ایسا برباد کروں گا کہ اس کے انکار کو اس کی 7 نسلیں بھگتیں گے۔ انہیں کہا لگاتے ہوئے کہا اور ارحم بھی ناسمجھی سے کہا لگاتے ہوئے باپ کا ساتھ دینے لگا۔